हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये कहानी है एक ऐसे डिजास्टर की जिसके बारे में जब आज भी दुनिया याद करती है तो सबकी रूह कांप उठती है। 26 अप्रैल 1986 रात 1:23 पर सोवियत यूनियन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे सभी वर्कर्स को यह लगता है कि रिएक्शन पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर जा चुका है। वो सभी इस रिएक्शन को बंद करने की कोशिश करते हैं किसी भी हाल में, लेकिन तभी अचानक से एक धमाका होता है। इस धमाके से पूरा रिएक्टर आग में घिर जाता है। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल थे वो पूरी तरीके से हवा में फैल जाते हैं और ये इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन था कि हिरोशिमा और नागासाकी से करीब 400 गुना ज्यादा था। इसको आज तक का सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चार्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की। इतनी हाई टेक्नोलॉजी के बावजूद ये सब कैसे हुआ? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। हम सब ने बचपन में साइंस की किताब में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक थर्मल पावर प्लांट। इसमें कोयले को हीट अप करके उससे जो स्टीम बनती है उससे टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इसके और भी एग्जाम्पल है, लाइक विंड मिल से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी की फ्लो को काम में लगा के बनाई जाती है। ठीक उसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी स्टीम को ही काम में लगा के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, लेकिन ये स्टीम कोयले से नहीं बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है। ये न्यूक्लियर एनर्जी बनती है न्यूक्लियर रिएक्शन से। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि यूरेनियम 235। ये यूरेनियम का ही एक आइसोटोप है। आसान लैंग्वेज में कहे तो यूरेनियम का ही एक दूसरा रूप। हम सब तो ये जानते ही हैं कि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर यूरेनियम 235 को हम एक न्यूट्रॉन से हिट करते हैं तो वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। टूटना एज इन वो डिवाइड होके फिर से एक यूरेनियम 235 और एक न्यूट्रॉन को रिलीज करता है। एंड अब वो 2 न्यूट्रॉन जाके फिर से वो 2 यूरेनियम 235 से टकराते हैं एंड वो डिवाइड होके फिर से 2 नए यूरेनियम और न्यूट्रॉन को रिलीज करते हैं। इसी तरह ये चेन रिएक्शन चलता ही रहता है। इससे बनने वाली एनर्जी बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और इसी रिएक्शन का यूज करके एटम बॉम्ब्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ मैकेनिज्म यूज करके इस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कोर होता है वो मेनली 3 चीजों से बनता है, फ्यूल रॉड, कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर्स। फ्यूल रॉड बेसिकली एक न्यूक्लियर फ्यूल है, जैसे कि इस केस में यूरेनियम 235। इससे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए कंट्रोल रॉड्स यूज किए जाते हैं। यह बनता है बोरोन कार्बाइड से, जो कि रिएक्शन में बन रहे एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। इसके अलावा जो मॉडरेटर्स होते हैं, जो कि एक ग्राफाइट का ब्लॉक होता है, ये न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करके चांसेस बढ़ा देते हैं कि वो जाके यूरेनियम को हिट करे। इससे रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। मतलब कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर्स बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट काम करते हैं। मतलब कि अगर इस पूरे प्रोसेस को अगर आप आसानी से समझना चाहे तो मान लो कि रोड पे एक गाड़ी चल रही है। वो गाड़ी के अगर आप ब्रेक पुश करोगे तो गाड़ी स्लो हो जाएगी, अगर एक्सीलरेटर पुश करोगे तो गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा। यहाँ गाड़ी जो है वो फ्यूल रॉड्स है, एक्सेलरेटर है मॉडरेटर्स एंड ब्रेक्स है कंट्रोल रॉड्स। अब चलिए ये देखते हैं कि 26 अप्रैल की उस रात को चार्नोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में एक्चुअली में क्या हुआ था। चार्नोबिल रिसर्च सेंटर यूक्रेन के चार्नोबिल शहर से 16 किलोमीटर दूरी पे स्थापित है। उस रात वर्कर्स टेस्टिंग करने लग रहे थे कि अगर रिएक्टर में पावर कट हो जाए तो क्या 1-2 मिनट तक, जब तक बैकअप रेडी ना हो, तब तक क्या ये रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इसी टेस्टिंग के लिए वर्कर्स को ये ऑर्डर मिला था कि इलेक्ट्रिसिटी लेवल को
1600 मेगावाट से घटा के 700 मेगावाट पे लेके आए। लेकिन कंट्रोल रॉड्स के इंसर्ट करते ही वो इलेक्ट्रिसिटी लेवल 700 से भी बहुत नीचे चला गया था। इसीलिए इस लेवल को फिर से बढ़ाने के लिए वहां के जो चीफ थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि 8 रॉड छोड़ के बाकी सारे कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाल लिए जाए। लेकिन ये एक तरीके से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की वायलेशंस थी, क्योंकि कंट्रोल बुक्स में ये साफ लिखा गया था कि किसी भी हालत में 15 से ज्यादा कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर होने ही चाहिए। इसी वजह से अचानक से पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो 3200 मेगावाट तक पहुंच गया था। उस वक्त एक वर्कर को ये लगा कि रिएक्शन ज्यादा ही स्पीड अप हो गया है, इसीलिए उसने इमरजेंसी स्टॉप बटन को प्रेस किया, जिससे कि कंट्रोल रॉड्स फिर से रिएक्टर्स के अंदर जाने लगे। अब आप लोगों को ऊपर से देखने में तो ये स्टेप काफी सही लग रहा होगा कि रिएक्शन स्पीड अप हो गई है तो कंट्रोल रॉड्स को अंदर डाल दिया जाए जिससे कि रिएक्शन स्लो हो जाए। लेकिन ये कंट्रोल रॉड्स के स्ट्रक्चर में एक डिजाइन फ्लॉ था। ये कंट्रोल रॉड्स मेनली 2 हिस्सों में बने हुए थे। पहला और जो मेन हिस्सा था वो था बोरॉन का, जो कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। लेकिन कंट्रोल रॉड्स का जो टिप था वो था ग्राफाइट से बना हुआ। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो ग्राफाइट था वो मॉडरेटर का काम करता है, जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जब उन कंट्रोल रॉड्स को अचानक से फिर से अंदर इंसर्ट किया गया तो रिएक्शन स्लो होने की जगह पावर इतनी बढ़ गई अचानक से कि वहां एक धमाका हो गया। इससे जो रिएक्टर का कोर था वो बिल्कुल मेल्ट हो गया। एंड इससे 2-3 सेकंड बाद इससे भी एक बड़ा धमाका हो गया, जिससे कि रिएक्टर के ऊपर का जो लिड था वो पूरी तरीके से उड़ जाता है। सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एंड गैसेस हवा में फैल जाते हैं। पूरे रिएक्टर में आग लग जाती है। 2 वर्कर्स तो इंस्टेंटली मारे गए थे। फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, लेकिन क्योंकि वो ग्राफाइट की आग थी इसीलिए 10 दिन तक वो आग को बुझा पाना पॉसिबल नहीं हुआ था। हेलीकॉप्टर से क्ले, सैंड, बोरोन और लेड जैसे मटेरियल की बारिश की जाती है ताकि ये जो रेडिएशन फैली थी वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, क्योंकि जिन भी रेस्क्यू वर्कर्स ने वहां काम किया था उनमें से ज्यादा को रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे थे। रेडिएशन में एक्चुअली होता क्या है कि जितना ज्यादा आपका एक्सपोजर होगा उतना ही वो आपके लिए जानलेवा होगा। करीब 28 फायर फाइटर्स कुछ महीने बाद ही मारे गए। जिनको और थोड़ा कम एक्सपोजर हुआ वो 1-2 साल के अंदर ही मारे गए। एंड ज्यादातर को तो कुछ सालों बाद कैंसर जैसी डेडली बीमारी देखने को मिली। 10 दिन बाद जब ये आग बुझ गई तभी भी एक सबसे बड़ा खतरा आना बाकी था। आग बुझने के बाद भी वहां बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी। इससे रिएक्टर के नीचे का जो बेस था वो मेल्ट होने ही वाला था। उस बेस के नीचे एक टैंक था जो कि रेडियो एक्टिव वाटर से भरा हुआ था। अगर वो हीट रेडियो एक्टिव वाटर के टच में आ जाता तो वहां पे एक सबसे बड़ा धमाका होता। लेकिन थैंकफुली इस कहानी के 3 हीरोज ने ऐसा होने से बचा लिया। 3 रेस्क्यू ऑपरेटर्स अपने जान की परवाह ना करते हुए उस टैंक में डाइव लगाते हैं एंड उस वाटर को ड्रेन कर देते हैं। वरना वहां क्या होता आप सब कभी सोच भी नहीं सकते। इतना सब कुछ हो जाने के बाद न जाने कितने साल गुजर गए, लेकिन अभी भी वो जगह पूरी तरीके से वीरान है। इंसानों का नामो निशान नहीं है वहां। सारे घर, सारे बिल्डिंग्स वैसे ही पड़े हैं खाली, क्योंकि वहां इतनी मात्रा में अभी भी रेडिएशन पाई जाती है कि वो इंसानों के लिए जानलेवा है। ये इतना बड़ा डिजास्टर था जिससे कि पूरा शहर उजड़ गया और गवर्नमेंट भी वहां पे बैन लगा दी है। साइंटिस्ट या वर्कर्स के अलावा उस एरिया में किसी का जाना तक मना है। इतने साल गुजर जाने के बाद अभी तो नेचर ने उस जगह को अपनी गोद में ले लिया है। बहुत सारे एंडेंजर्ड एनिमल का वो घर बन चुका है। अभी गवर्नमेंट कई सालों से कोशिश कर रही है ताकि वहां की रेडिएशन को कमाया जा सके, लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि हम टेक्नोलॉजी में इतना आगे भी ना निकल जाए कि खुद के ही वजूद को खतरे में डाल दे। टेक्नोलॉजी देश और दुनिया की तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है
कि नेचर को हानि ना पहुंचा के उस टेक्नोलॉजी को सही से इस्तेमाल करना। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट।